हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने इस चैप्टर को ऑलरेडी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को वो चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ बिफोर सीइंग दिस वीडियो, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है मेरे साइड से कि आप लोग बोर्ड्स के जो नोट्स है उनको प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए। एक बार पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ही ये वीडियो लेक्चर्स को देखिए। अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे सिनॉप्सिस के लिए, एंड देन एक लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 2 या 3 लेक्चर जो भी होंगे वो बोर्ड्स के लेक्चर से कई गुना ज्यादा अच्छे और कनेक्टेड होंगे, बट इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप बोर्ड्स के लेक्चर एक बार पूरा देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में हमने सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स, सिनॉप्सिस में भी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। So the first topic is going to be rate of reaction. Now when I talk about rate of reaction, it is a change in concentration. It is the change in concentration of reactant or product with respect to change in time. With respect to change in time. ये definition हम लोग already पढ़ चुके हैं। It is a change in concentration of reactant or product with respect to change in time. So, can we say that the unit of rate, if concentration involved रहेगा तो क्या होगा? It is change in concentration upon time, ठीक है? तो concentration का unit क्या होता है? Mole per liter, that is mole liter inverse, and time का क्या होगा? Second inverse. In terms of concentration, or we can call it as solution in colligative property में पढ़ा है, mole per liter और mole per dm cube is also known as molar. It is molar per second, correct? In terms of pressure, change in pressure upon change in time, तो pressure का unit तो क्या होता है? atm, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा? second, तो per second, atm per second. So this is the rate of reaction. If I give an example, say for example, if you have N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is Haber's process, सबको पता है, P ब्लॉक में हमने कवर किया है। तो यहाँ पे N2 और H2 जो है वो रिएक्टेंट्स है, एंड NH3 क्या है? प्रोडक्ट है। तो N2 और H2 क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, एंड NH3 क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है या फिर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे रेट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एवरेज रेट, जिसमें डेल्टा यूज करते हैं, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, जिसमें हम लोग डी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे N2 और H2 जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, और NH3 जो हो रहा है वो अपीयर हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2। कंजम्पशन हो रहा है तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। सो नेगेटिव dN2 अपॉन dt। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट आता है H2 के रिगार्डिंग। सो रेट ऑफ कंजम्पशन, ये मैंने पूरा अच्छे से सिखाया हुआ है, बट सिनॉप्सिस में हम लोग एक एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। H2 भी डिसअपियर हो रहा है, तो माइनस DH2 बाय क्या आएगा? dt, ठीक है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंजम्पशन फॉर्मेशन में नहीं आता है, मैंने सिखाया था। एंड देन फाइनल आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इट इज इक्वल टू, प्लस आएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा, dNH3 by dt। जब हम लोग ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तब हमारे लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिखना पड़ेगा। सो व्हेन वी राइट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी N2 by dt एज इट इज आएगा, इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके आगे 3 है, तो यहाँ पे 1/3 होता है। क्यों होता है वो भी मैंने सिखाया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा था बोर्ड्स के लेक्चर्स अच्छे से एक बार देख के फिर ये वीडियो लेक्चर देखना। अननेसेसरली जहां जरूरत नहीं है वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3 by dt, क्योंकि आगे है ना बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जहां पे हमको टाइम देना पड़ेगा। पैरेलल रिएक्शंस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग बोर्ड्स में नहीं पढ़ते हैं, वो सब में मुझे टाइम देना है। इस वजह से
यहाँ जो चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर हम बोले कि ये क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए दैट इज N2, it is 1/3 of what, rate of consumption of H2. Can we say that how this is related with this? The rate of consumption of N2 is half of rate of formation of dash अमोनिया, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन भी ले लो चलो, हाउ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन, how is the rate of consumption of H2 related to rate of formation of NH3। कंजम्पशन का फॉर्मेशन से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे वाले टाइप में जनरली स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, तो मैं इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैंने बोर्ड्स में तो कवर कराया था, आप लोग बेटा हमेशा इसी चीज के ऊपर फोकस करो। क्या पूछा है, the rate of consumption of H2, what is the equation for rate of consumption of H2? It is dH2 by dt, correct। ये है rate of consumption of H2। rate of formation of NH3, what is rate of formation of NH3 plus dNH3 by क्या, dt, बराबर है। दोनों इक्वल है क्या, नहीं, आगे कुछ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला पार्ट भी है, तो कहने से इट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। अभी अगर हम इस पार्ट को रीड करें तो वो क्या है स्टूडेंट, इट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ क्या है, H2 है, एंड इस पार्ट को रीड करें तो वो क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, NH3 है। सो दे आर रिलेटेड बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट, 3/2। सो इसको रीड हम ऐसे करेंगे, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 इज 3/2 टाइम्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। इस तरीके से रीड करना है। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, किसी एक का वैल्यू दिया होगा, आपको दूसरों का वैल्यू पूछेंगे, और वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वो बोर्ड्स में भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को कोई इक्वेशन ऐसी तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि अगर मुझे एक इक्वेशन दिया है -1/3 dA by dt इक्वल टू +1/2 dC by dt इक्वल टू -1/5 dB by dt, बराबर है। इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का केमिकल इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो नेगेटिव टर्म्स है वो रिएक्टेंट्स है, जो नेगेटिव टर्म्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, रिएक्टेंट होंगे। तो डेफिनेटली इस इक्वेशन में हम लोग को ज्यादा कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेगेटिव टर्म जो भी है, कौन है वो, A है और B है, वो दोनों रिएक्टेंट के टर्म्स में आएंगे, A प्लस B, ठीक है। और प्रोडक्ट में कौन है बच्चों, C आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो 1/, फॉर्म में रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा है, वो वापस से रेसिप्रोकल बन जाएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3, सो A के आगे 3 आएगा, B के आगे क्या आएगा, 1/5 का 5 हो जाएगा, एंड 1/2 का क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग ने बहुत किए हैं, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। वो हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन में भी देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सो सिंपल है स्टूडेंट्स, रेट जो होगा वो टोटल कितने टाइप का होता है, 2 होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें हम लोग डेल्टा यूज करेंगे, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में विल बी यूजिंग स्मॉल लेटर d, स्मॉल चेंज होगा, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें सिनॉप्सिस की, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन था, फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reaction. Now in case of factors affecting rate of reaction, the first factor is nature of reactant, nature of reactant. Now reactant जो है वो अगर reactive है nature wise, तो rate of reaction क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, definitely rate of reaction क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। दूसरा, अगर surface area ज्यादा है, सरफेस एरिया, तो इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, पार्टिकल साइज अगर छोटा है,
सबको पता है पार्टिकल साइज अगर क्या है, छोटा है, तो इससे भी बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है, तो इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है कॉन्सेंट्रेशन। ना कॉन्सेंट्रेशन बच्चों डेफिनेटली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n, एंड इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है, एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप बुक्स देखोगे बहुत सारे तो उसमें सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के भी एक्सप्रेशन दिए, बट दैट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। डोंट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड दोस फॉर्मूलाज, ठीक है ना, उनको याद भी मत रखो। सिर्फ हमारे सिलेबस में जेई मेंस तक एंड नीट की बात करूं तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, जैसे वहां पे लिखा था रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to n, where n is the order of the reaction. Now say for example, in general मेरे पास अगर कोई reaction है a plus b gives c, so what will be the rate expression for this? Rate of this reaction is equal to k concentration of a, concentration is always put in which bracket, square bracket, concentration of a raised to x and b raised to y, where this expression is called as rate law expression, और it is simple words में क्या बोला जाता है इसको, rate. K is called as rate constant, which is most important, सबसे ज्यादा important rate constant है. X and Y are called as order of the reaction, क्या बोला जाता है, order. So अगर हम बात करें X, so X is the order of reaction with respect to A, Y is the order of reaction with respect to B, and X plus Y is the overall order of reaction. Overall order of the reaction. So X plus Y is the overall order of the reaction. Now ऐसे questions में हमको ऑर्डर निकालने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें हमको ऑर्डर सिंपली क्या करना है, ऐड करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू ए बी या सी भी बोला जाता है, वो भी बहुत आसान होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बढ़े नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है आपका रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की बात करें तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट ऑफ के, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी देखिए जरा। अगर हम बात करें रेट इज इक्वल्स टू के a raised to n, ठीक है ना, a raised to n, so can we say that इससे हमको क्या पता चला, k will be equal to rate upon dash a raised to n, a raised to क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि that your order of the reaction is zero order reaction है, तो उसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, n का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर n का वैल्यू 0 है तो यूनिट ऑफ k will be equal to unit of rate, unit of k, a raised to 0 is 1, right? Unit of k will be equal to unit of rate, और rate का यूनिट सबको पता है, it is molar second inverse। तो याद रखना, for a zero order reaction unit of k is equal to unit of rate, लिख देता हूँ, unit of rate, and which is equal to molar second inverse. If the order of the reaction is 1, so we can call it as a dash order reaction, first order reaction. For a first order reaction n is equals to 1, तो अगर n equals to 1 होगा तो इसका concentration रेस टू कितना हो जाएगा, 1, तो मोलार रहेगा इसका भी, और ऊपर मोलार पर सेकेंड है, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोलार सेकेंड इनवर्स अपॉन नीचे कॉन्सेंट्रेशन है मोलार, मोलार मोलार कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अगर मोलार मोलार कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवर्स। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल रिपीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
part of the chapter. Second inverse. So second inverse is the unit of K for a dash order reaction. Yes, it is for a first order reaction. Second order as such तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला वाइज इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो सब नहीं है, बट हम लोग सिंपल कंसेप्ट को कवर करते चलेंगे. n इक्वल टू 2. यूनिट ऑफ k क्या होगा स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ k इज गोइंग टू बी, अभी यहाँ पे n की जगह पे 2 आएगा तो मोलार का स्क्वायर हो जाएगा. ऊपर मोलार सेकेंड इनवर्स है, नीचे मोलार स्क्वायर है, तो एक मोलार नीचे के बच जाएगा, तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा? मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज द आरपी ट्रिक? आरपी ट्रिक टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ k फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. यूनिट ऑफ k फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इट इज मोल रेज टू 1 minus n, liter रेज टू n minus 1, second रेज टू -1, or we can call it as molar raised to 1 minus n, second raised to -1. molar raised to 1 minus n, you can put it over here. फर्स्ट जीरो ऑर्डर में रखोगे तो 1 minus 0 1 हो जाएगा. देखो इधर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 ही होगा. सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो वो टर्म 1 हो जाएगा. एंड सेकंड ऑर्डर की बात करें तो 1 minus n हो जाएगा, राइट. अभी इसको क्वेश्चन के फॉर्म में वो लोग कैसे रखते हैं? क्वेश्चन दिया होगा इस तरीके से, फॉर अ रिएक्शन the value of K is 1.37 into 10 की power -2, molar raised to -3, second raised to -1. Find the order of the reaction. Find out the order of the reaction. रिएक्शन का ऑर्डर पता करने के लिए बोला है. तो बच्चों इस क्वेश्चन को जनरली स्टूडेंट्स देख के वो नंबर दिमाग में लाते हैं कि 1.37 का क्या यूज है. इधर 1.37 का कोई यूज नहीं है, बस जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट से मतलब है. अगर आप इस यूनिट को देखते हो, कंपेयर करो इस यूनिट के साथ, मोलार रेज टू 1 minus n, सेकेंड रेज टू -1. अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो कैन यू से दैट, अगर कंपेयर करते हैं तो 1 minus n की जगह पे क्या लिखा हुआ है? -3 लिखा हुआ है. -3 इधर आएगा तो +3, 1 + 3 4 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4. सो द रिएक्शन इज अ डैश ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन. कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन. तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं इसके बारे में, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ k इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए. अगर हम बात करें किसी ऑर्डर की, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रहे, फर्स्ट ऑर्डर रहे, सेकेंड ऑर्डर रहे या nth ऑर्डर रहे, यूनिट ऑफ रेट जो होगा, यूनिट ऑफ रेट, हाँ बच्चों, यूनिट ऑफ रेट हमेशा फिक्स्ड है. क्या? मोलार पर सेकेंड, मोलार पर सेकेंड, मोलार पर सेकेंड एंड मोलार पर सेकेंड. फिक्स्ड है वो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. बट यूनिट ऑफ के इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन the unit of rate is equal to unit of k, but in case of first order reaction it is second inverse. In case of second order reaction it is molar raised to -1, second raised to -1. In case of nth order reaction, in case of nth order reaction it is molar raised to 1 minus n, second raised to -1. This is very very important part, और इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने बहुत बार एंट्रेंस में देखे हुए हैं. तो ये वाला जो बोर्ड था इसमें सिनॉप्सिस पार्ट में हमने अच्छी अच्छी चीजें कवर की. ऑर्डर वाला पार्ट तो हम बोर्ड्स में भी कवर करते हैं, बट ये जो हमने के वाला पार्ट यहाँ पे एक दो सेक्शन में देखा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में. उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज है, लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे. कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो सब, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Okay students, so let's start with the first order reaction. In case of first order reaction, say for example A gives product, this is the first order reaction. ठीक है, अगर ये first order reaction है तो we can say rate of reaction which is equal to minus dA by dt will be equal to k into a raised to 1. सबसे पहला एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ. विच रेट लॉ? डिफरेंशियल रेट लॉ. इसके बाद में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी पढ़ा था. इंटीग्रेटेड रेट लॉ
अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ k is equals to 2.303 divided by t log to the base 10 a0 by 80। ये हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था। वेयर a0 का मतलब क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। एंड 80 का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? 80, और A क्या है? A0। T का मतलब टाइम एंड K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, बराबर है। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसके लिए हम लोग ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू e रेज टू माइनस KT। ये भी एक हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद में अगर हम बात करें हाफ लाइफ के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? इट इज डिनोटेड बाय T half। Half life of a first order reaction is the time required for the reactant concentration to drop to half of the original। मतलब इस टाइम पे हम लोग T की जगह पे क्या लिखेंगे? T half लिखेंगे, और AT की जगह पे क्या लिखेंगे? We will write A0 divided by 2। A0 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे आता है T half का वैल्यू कितना आएगा? T half will be equal to 2.303 हटा देते हैं, सपोज हम लोग 1 by k लिख देते हैं, 1 by k log ऑफ की जगह पे ln लिखते हैं क्योंकि मैंने 2.303 हटा दिया है। ln a0 by a0 by 2। तो a0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। सो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t half? t half will be equal to ln 2 by k। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, राइट? ln 2 by k। और अगर मैं इसको 2.303 के फॉर्म में रखता हूं तो डिवाइड बाय k, और यहाँ पे log 2 आएगा। log 2 0.3 होता है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 0.693 बाय क्या? k हो जाएगा, 0.693 बाय k। तो कहना से हाफ लाइफ ऑफ डैश ऑर्डर रिएक्शन, first order reaction is what? It is independent of concentration। concentration को आप बढ़ाओ, concentration को आप कम रखो, T half is not affected। उससे T half का कोई लेना देना नहीं है, T half वैसा का वैसा ही रहेगा। So T half is not affected by dash concentration of reactant। Is it clear? very important। अगर हम बात करें T half का concentration के साथ इक्वेशन, so T half और यहाँ पे concentration एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो दे आर इंडिपेंडेंट। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, T half क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। Is it clear? This is known as which equation? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का अगर हम लोग, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। अगर मैं इसका इक्वेशन प्लॉट करता हूँ, ध्यान देना बच्चों, इसका इक्वेशन अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो बताओ रेट इज इक्वल टू क्या है? रेट इज इक्वल टू k a raised to 1 plus 0। so we can call it as what? y equal to mx plus क्या? c। y is equals to mx plus c। तो y is equals to mx plus c the equation of a dash line। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। y एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट करेंगे? रेट, x एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, y इंटरसेप्ट 0 है मतलब ओरिजिन से पास होगा, और स्लोप मतलब m पॉजिटिव है तो ऐसा आएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा आपका k। द वैल्यू ऑफ स्लोप इज गोइंग टू बी k। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक और इक्वेशन प्लॉट कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अगर मैं log ऑफ a0 by 80, ठीक है ना, को एक साइड में रख के, log ऑफ a0 by 80 को एक साइड में रख के t को वहां पे भेज दो तो क्या हो जाएगा? k इंटू या फिर k अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस 0 लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगेन कंपेयर विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको भी अगर हम प्लॉट करेंगे तो बताओ y एक्सिस के ऊपर क्या लिखेंगे, log ऑफ a0 बाय at, शॉर्ट में लिख दिया। इधर क्या लिखेंगे, टाइम, वापस से ओरिजिन से पास होगा, अपवर्ड आएगा, और उसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। करेक्ट। हाँ, अगर यहाँ पे log टू द बेस a की जगह पे log टू द बेस 10 की जगह पे log टू द बेस e दिया है, तो वहां पे क्या आएगा बच्चों, k आएगा, 2.303 नहीं आएगा। अगर मैं इसको भी ब्रेक कर दूं, log a0 माइनस log ऑफ at इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू टी, है ना। इसको ये साइड में ले ले और at को वो साइड में भेज दे, तो क्या बचेगा बच्चों बताओ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, log ऑफ at इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस क्या आ जाएगा, log ऑफ क्या a0। तो अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। x एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट कर रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट कर रहे हैं, log ऑफ at। इसका स्लोप नीचे जाएगा, बट टच मत करना, क्यों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती है। ये जहां पे कट कर रहा है वो क्या है, log ऑफ a0 है, इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप माने m, दैट इज माइनस k अपॉन डैश 2.303। एंड एक और ग्राफ लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्सेस टाइम को अगर हम प्लॉट करें फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज AT वर्सेस T, तो AT का वैल्यू T के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है क्योंकि नेगेटिव है, बट कैसे, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो इसका ग्राफ जो होगा बच्चों इस तरीके से आएगा, जो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती नहीं है। तो अगर आपको कभी किसी ने क्या पूछ लिया, लाइफ टाइम मतलब TLT, TLT का मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन खत्म हो जाए तो AT का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना ऐसा टाइम होता ही नहीं है, लाइफ टाइम ऑफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंफिनिटी। ऐसा रिएक्शन कभी, ये रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होता है, डरा ना। यहाँ पे अगर AT की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा ना, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया। अभी मैं थोड़े से आपको आरपी ट्रिक्स दूंगा, जिसमें आरपी टाइम्स बोलते हूँ मैं उसको, जिससे हम लोग क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। अब इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सम इम्पोर्टेंट आरपी टाइम्स वो आपको याद रखने हैं, जिससे हम लोग के क्वेश्चंस वो होंगे वो बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। अभी ये आरपी टाइम जो है, देयर ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 99% क्वेश्चन विल बी ओनली ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कुछ मैंने ट्रिक्स बनाए, देखिएगा। T 25%, मतलब किसी भी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की है उसको 25% कम होने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी 0.415 टी हाफ। ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। उसके अंदर में टी हाफ विल बी इक्वल टू T 50%, विल बी इक्वल टू टी हाफ, वो तो इक्वल ही होगा। T 60% जो होगा इट इज 4/3 टी हाफ। T 75% जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो होगा 2 टी हाफ। T 87.5%, that will be 3 टी हाफ। इनका यूज आपको मैं समझाऊंगा। T 90% is 10/3 टी हाफ। T 93.75%, 4 टी हाफ। T 99%, 20/3 टी हाफ। And last one, the most, T 99.9% is 10 टी हाफ। ठीक है। अभी इसको यूज कैसे करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन जब आते हैं बच्चों बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे टीचर्स भी अभी भी वही मेथड से सिखाते हैं। इट इज नॉट रॉन्ग, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे अभी एक क्वेश्चन है, मैं आपको विद इन
फ्यू 30 to 40 सेकेंड सॉल्व करके बताता हूँ, देखना। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the time required for 75% completion is 60 minutes. Calculate the time for 90% completion. ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को वो प्रीवियस मेथड से सॉल्व करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, सो डेफिनेटली नहीं बेटा आपका 3 मिनट या 2 मिनट तो जाएगा, बट इतना टाइम हम एंट्रेंस एग्जाम में नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना है, टाइम फॉर डैश इज गिवन 75% इज गिवन। सो अगर टाइम फॉर 75% इज गिवन, आप लोग देखिए 75% वाले का फॉर्मूला क्या है, टाइम फॉर 75% इज इक्वल टू कितना 2t हाफ, और 2t हाफ का वैल्यू कितना दिया उन्होंने is 60 minutes. So can I say from here I get the value of t half as 30 minutes. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, कैलकुलेट द टाइम फॉर 90% कंप्लीशन। नाउ इन द फॉर्मूला लिस्ट यू कैन सी 90% कंप्लीशन के लिए 10/3 टी हाफ होता है। सो इट इज 10/3 into 30, 3 1 जा 3 10 जा 100 क्या हो जाएगा मिनट्स। सो डेफिनेटली अभी मैंने तो आपको समझाया है, उसके साथ सॉल्व किया है, तो शायद से 30-40 सेकेंड्स लग गए, लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो शायद से आपको हार्डली 15 से 20 सेकेंड में भी आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम फॉर 60% completion। ना अगर ये वर्ड तो आ गया 60% का आ गया, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि लॉग में 60 का वर्ड में बेटा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉग वैल्यूज भी नहीं याद होंगे। 60% कंप्लीशन इज 40 मिनट्स। कितना मिनट्स? 40 मिनट्स। कैलकुलेट टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन। इस परसेंट कंप्लीशन के लिए टाइम बताओ। ठीक है, आप मेरी बात मानिए, आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, आप फिर उसको अटेम्प्ट करिए, मैं आंसर अभी बताऊंगा, मुझे तो आता ही है, आप लोग अटेम्प्ट करिए। हो गया? चलिए देखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें 60% कंप्लीशन का मतलब ये वाला, ठीक है ना, लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स मैंने देखे हैं, इन नंबर्स के बाहर कोई नंबर नहीं आता है, सो यू डोंट वरी अबाउट द ट्रिक। t 60% is equals to 4/3 t half and is equals to 40 minutes। 4 1 जा 4 10 जा, so t half कितना हुआ, t half will be equal to 3/10 क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। 3/10 मतलब 0.3 मिनट्स, and t 99.9% कितना हो जाएगा, it is 10 into t half। so t गलत किया क्या मैंने कुछ, यस यहाँ पे गड़बड़ी कर दी हमने, मिस्टेक हुई, और इतना छोटा नंबर कैसे आ रहा है बताओ। 4 1 जा 4 10 जा, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर टी हाफ का वैल्यू 30 मिनट्स आया, सो वी कैन कैलकुलेट टी 99.9% एंड इट इज इक्वल्स टू 10 टी हाफ। सो 10 टी हाफ मतलब 10 into 30 which comes out to be 300 minutes। ठीक है, तो 300 minutes is the time required for 99.9% completion। तो स्टूडेंट्स याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर के केस में, इन केस ऑफ डैश ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जनरली ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, राइट, कंप्लीट नहीं होती है, बट वी टेक रिमेंबर 99.9% completion as the completion of the reaction, as the total completion of the reaction, total completion of the reaction। Now what is the meaning of this? जब 99.9% हो जाएगी तो वैसे भी तो रिएक्शन कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर लें कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, खत्म हो गई। इसके बाद में जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होती है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियो एक्टिव मेटल्स है,
Reactive disintegration are dash order reaction, are first order reactions. ये भी कौन से ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर के ही रिएक्शंस होते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डैश ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ना अगर हम थोड़े पॉइंट्स और ऐड करें, एक और पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ को हम लोग टॉस से डिनोट करेंगे. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 by k. For a first order reaction, it is equal to reciprocal of what? k. And अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.44 t half आएगा. It is the time in which 63.21% reactants are converted into product. कितना परसेंट? 63.21% of the reactant are converted into product. So to remember this is very important. क्या था? Average life जो होता है, it is nothing but reciprocal of average life is reciprocal of what? Rate constant. It is reciprocal of rate constant. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये वाला भी एक फॉर्मूला छोटा सा है, इट इज नॉट देयर एक्चुअली, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी याद रखिए इन केस अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स लेके जाएगा. तो ये मेन टॉपिक्स थे हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए. और अभी हम लोग दो फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे, जो एक वॉल्यूम रिलेटेड होगा और एक प्रेशर रिलेटेड होगा. उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार देखे गए, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का. ओके स्टूडेंट्स, so let's move to the next very important point. If in case of first order reaction, if pressure is given, pressure of gaseous reactants and product is given, then we use the formula, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखते हैं. K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 P naught upon P naught minus X. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. Now what is the meaning of P naught and P naught upon X? ठीक है, जरा ध्यान देना. अगर हम बात करें P naught की, तो P naught जो है वो इनिशियल प्रेशर है, initial pressure of reactant at T equal to 0, and P naught minus X is the pressure of reactant, reactant only at time equal to T. अभी ये क्या कंसेप्ट है जरा समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख देते हैं A gives, suppose there is a reaction in which A gives B plus C plus D. Say for example, initially जब reaction just start ही हुआ होगा तो प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से था? A गैस की वजह से था ना. अज्यूम करो यहाँ पे सब क्या है? गैस ही है, बराबर है. तो इनिशियली तो इनका प्रेशर क्या होगा? 0 0 और 0 होगा. आफ्टर टाइम टी की बात करें अगर हम लोग, आफ्टर टाइम टी, तो इसका प्रेशर कुछ तो कम होगा. अगर इसका प्रेशर कम हो रहा है स्टूडेंट, तो इसका प्रेशर इंक्रीज होगा x और x से, करेक्ट. तो कैन वी से दैट टोटल प्रेशर अगर कभी पूछ लिया जाए एट टाइम t, एट t इक्वल्स टू t, तो इट विल बी pt इक्वल टू P naught minus X plus X plus X plus X, और एक बार तो X कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी P naught plus 2X. दैट विल बी टोटल प्रेशर. अगर हम लोग को इसमें से X का वैल्यू पता करना है, तो इट विल बी X विल बी इक्वल टू PT minus P naught upon 2. ये भी हम लोग पुट कर सकते हैं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू हमको पता चल गया। अभी इसमें एक नोट याद रखना, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, if it is given in question that reaction is completed, मतलब उन्होंने क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई किया, जनरली फर्स्ट ऑर्डर तो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, बट अगर रिएक्शन कंप्लीटेड है, इन दैट केस कैन वी से P naught minus x will be equal to 0, P naught minus x will be equal to 0, so PT will be equal to only 3x, PT का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये कभी जब प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्शन दिया होगा। अगर हम लोग को वॉल्यूम दिया है, इफ वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज गिवन, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, वॉल्यूम दिया है किसकी जगह पे, प्रेशर की जगह पे, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log to the base 10 V infinity minus V0 upon V infinity minus VT, very important formula। So this is volume, liquid के लिए भी चलेगा ये वाला फॉर्मूला और लिक्विड भी चलेगा, ठीक है। V infinity is the volume at time equal to infinity, V0 equals to volume, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अच्छे से और क्लियर होगा, तो खाली अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं, एंड VT is the volume of the reactant at time equal to T। अभी इसमें दो केस हो सकते हैं, अगर केस 1 if V0 is not given, अगर V0 का वैल्यू दिया नहीं है तो कहना से K will be equal to, फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, 2.303 divided by T log to the base 10 V infinity upon V infinity minus VT, ये फॉर्मूला हो जाएगा। केस 2 में if V infinity is not given, अगर V infinity का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, K equals to 2.303 upon T log to the base 10 V0 upon VT लिख देंगे, V0 upon VT लिखेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इफ यू टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एज सच देखने जाए तो ज्यादा नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहली बात तो फॉर्मूला वाइज क्या आएगा, रेट विल बी इक्वल टू K into A raised to 0 which is equal to K। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है, यूनिट ऑफ रेट विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ K। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इसके डिफरेंशियल रेट लॉ की बात करें तो ये था, और इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ वो क्या था, K is equals to A0 माइनस 80 अपॉन T, ये इसका कौन सा रेट लॉ था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अगर इसके हाफ लाइफ की बात करें तो इसे फॉर्मूला याद रखना है, T हाफ इज A0 by 2K, और अगर लाइफ टाइम की बात करें, लाइफ टाइम TLT तो A0 by K, तो इससे क्या रिलेशन मिला, लाइफ टाइम इज व्हाट, ट्वाइस द हाफ लाइफ, so TLT for a dash order reaction, zero order reaction is twice T half, very important। This is for a dash order reaction, zero order reaction ना, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, तो दूसरे ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का क्या रिलेशन है, एक छोटे से टॉपिक को अभी हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so if you talk about the graphical representation, of zero order reaction, first अगर हम बात करें rate is equals to K, A raised to 0 equal to K, right? तो rate और concentration का कोई relation नहीं है, it is independent of concentration, so rate, concentration independent। दूसरा, अगर हम ये इक्वेशन देखते हैं, KT is equals to A0 minus AT,
ठीक है ना। तो AT को यहाँ पे ले लेते हैं, सो AT विल बी इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, करेक्ट, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा AT और यहाँ पे क्या आएगा T, इसका इक्वेशन ऐसे और ये टच करेगा ग्राफ, ठीक है। जहाँ पे कट कर रहा है वो A0, इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस K, इसी तरह। सो स्टूडेंट्स ये दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना। इसमें एक चीज याद रखिए जरा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, T हाफ इज इक्वल टू A0 by 2K when the order of the reaction is 0 for zero order reaction, है ना। T half is equals to 1 upon that is 0.693 upon K for dash order reaction first order। तो स्टूडेंट्स इसमें एक आरपी ट्रिक है, याद रखिएगा बहुत काम आएगा आरपी ट्रिक फॉर nth order reaction, nth order reaction T half जो होगा it is directly proportional to a raised to 1 minus n or it is inversely proportional to a raised to n minus 1। सर इसका मीनिंग क्या है, एकदम सिंपल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या A0 है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हुआ, तो फर्स्ट नहीं सॉरी जीरो ऑर्डर है लेकिन ऊपर पावर क्या है 1 है, तो अगर मैं n की जगह पे 0 डालूं तो 1 minus 0 1 आ रहा है, अगर मैं n की जगह पे 1 डालूं तो 1 minus 1 0 आ रहा है। तो कैन वी से दैट इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर में a raised to 1 minus 2 minus 1 मतलब it will be inversely proportional to concentration। तो for zero order, first order, second order, बोलो जल्दी से क्या, T half is directly proportional to concentration raised to 1, T half is independent of concentration first order में, independent of concentration, and here T half is inversely proportional to first power of concentration। तो can we say that अगर concentration बढ़ाने से T half बढ़ रहा है तो वो कौन सा ऑर्डर हुआ, n का वैल्यू 0 हो जाएगा। concentration बढ़ाने से T half not affected, तो can we say that it will be n equal to 1। concentration बढ़ाने से अगर T half कम हो रहा है, ये आपको MCQs में बहुत अच्छे से क्लिक होगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरपी ट्रिक, और वो क्या है, T half for nth order reaction is directly proportional to a raised to 1 minus n and inversely proportional to a raised to n minus 1। This is very very important। तो आज के लेक्चर में मैंने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट कवर किया, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, एक दो लेक्चर्स और लगेंगे हमको, फिर हम लोग एमसीक्यू लेक्चर्स एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप लोग प्लीज इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में, और आगे जो मैं टॉपिक सिखाने वाला जैसे कोलिजन थ्योरी है, आरएनएस इक्वेशन है, आप लोग प्लीज एक बार बोर्ड्स वाला पार्ट वापस से रीड करिएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ सिनॉप्सिस डिस्कस करवा रहा हूँ और जहां जहां मुझे टाइम मिला मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, बट लास्ट में एक लेक्चर हम लोग एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज सिनॉप्सिस पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।